बुलडोजर मामले पर अगले सोमवार को देश की सबसे बड़ी अदालत सुनवाई करेगी और आज की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन को लेकर बहुत बड़ी टिप्पणी की है। कहा है कि आरोप के आधार पर बुलडोजर चलाना सरासर गलत है। आरोपी के खिलाफ बुलडोजर एक्शन कानून के खिलाफ है, यह कहा है सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने आज अपनी टिप्पणी में साफ कहा कि सिर्फ आरोप के आधार पर, महज आरोपों के बेसिस पर बुलडोजर भला कैसे चलाया जा सकता है। तो ये एक बहुत बड़ी टिप्पणी बुलडोजर एक्शन को लेकर सुप्रीम कोर्ट की सामने आई है, जिसमें यह कहा गया है कि महज आरोपों के आधार पर बुलडोजर चलाना सरासर गलत है। और देखिए सुप्रीम कोर्ट में एसजी की तरफ से क्या दलील दी गई वो भी आपको बता दें। आरोप के आधार पर बुलडोजर एक्शन नहीं लिया गया है, यह कहा गया है सॉलिसिटर जनरल की तरफ से। कहा गया कि गलत निर्माण पर ही बुलडोजर एक्शन लिए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट में सॉलिसिटर जनरल की तरफ से यह दलील रखी गई है। पीयूष पांडे हमारे संवाददाता इस वक्त सुप्रीम कोर्ट से हमारे साथ लाइव मौजूद हैं। पीयूष, कुल मिलाकर देश की सबसे बड़ी अदालत की यह टिप्पणी बहुत महत्वपूर्ण नजर आ रही है कि महज आरोपों के आधार पर आप बुलडोजर एक्शन किसी के खिलाफ नहीं कर सकते। किसी का घर, किसी की दुकान, किसी का मकान बुलडोज नहीं किया जा सकता। क्या मंशा फिलहाल आपको दिखती है? बिल्कुल समित, देखिए चूंकि आपराधिक कानून में ये स्पष्ट है कि अगर कोई आरोपी है तो सिर्फ उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, उसके खिलाफ ट्रायल चलाया जाएगा, उसके खिलाफ पुलिस या कोई भी जांच एजेंसी वो जांच करके उसके खिलाफ मुकदमा चलाएगी। और ऐसी स्थिति में कि उसके आरोपों के आधार पर उसके घर पर बुलडोज़र चला दिया जाए, ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि कानून में कहीं भी ऐसा नहीं है। और सिर्फ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के जो एक्ट हैं बेसिकली उसमें बुलडोज़र तब चलाया जाता है जबकि कहीं निर्माण अवैध हुआ हो या गलत जगह हुआ हो, सरकारी संपत्ति पर हुआ हो या फिर उसमें कहीं ना कहीं कोई अवैधता हो। तो ऐसी स्थिति जब हो तब बुलडोज़र चलाया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में जो कार्रवाई की गई उसमें सीधे तौर पर ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई जिन्होंने कुछ अपराध किए थे और उनके घर गिरा दिए गए या उनसे संबंधित जो भवन थे वो गिरा दिए गए। तो ऐसी स्थिति में जमीयत की ओर से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई और याचिका में ये कहा गया कि ये जो एक्ट है वो गैर कानूनी है और जो बुलडोजर एक्शन है वो नहीं लिया जा सकता। वही आज सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, हम इस पर दिशा निर्देश जारी करेंगे और उन्होंने तीनों राज्यों को नोटिस जारी नहीं। लेकिन पीयूष एक बात बताइए, हो तो यही रहा है ना इन तमाम राज्यों में, अगर कोई क्राइम होता है, कोई बड़ा आरोपी है तो उसके घर को, मकान को, दुकान को बुलडोज करने के तमाम एक्शन हमने देखे और उस वक्त दलील यह दी जाती है कि भाई इस आरोप में तो नहीं, लेकिन अवैध निर्माण हुआ था और यह जमीन अवैध थी या फिर निर्माण अवैध था, इसलिए हम बुलडोज कर रहे हैं, बुलडोजर एक्शन लिया जा रहा है। पेश ऐसे किया जाता है कि जो क्राइम हुआ है उसकी सजा दी जा रही है, लेकिन होता ऐसा नहीं है। तो दलील तो वही सॉलिसिटर जनरल की तरफ से दी गई। तो ऐसे मामलों में अब होगा क्या, करेगी क्या सुप्रीम कोर्ट? बिल्कुल बिल्कुल समीर, देखिए इस मामला में अब सुप्रीम कोर्ट ने अपने सामने जो पहलू थे उन पर गौर करते हुए दोनों पक्षों से जवाब तलब कर लिया है और उनसे सुझाव मांगे हैं कि आखिर दिशा निर्देश किस तरह के दिए जा सकते हैं। अब दोनों पक्ष अपने सुझाव सुप्रीम कोर्ट के समक्ष पेश करेंगे। चूंकि पहले जो कार्रवाई की गई है स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से उसमें जो दलीलें दी गई कि बुलडोज़र इसलिए चलाया जा रहा है कि अवैध निर्माण हुआ है और अवैध संपत्ति को हटाने के लिए या अवैध भवन को हटाने के लिए ये कार्रवाई की गई या बुलडोज किया गया। लेकिन अब मामला चूंकि सुप्रीम कोर्ट में है, अब राज्य सरकारों को भी साफ साफ स्पष्ट करना होगा कि आखिर उनकी ओर से जो बुलडोजर चलाया गया उसमें हकीकत क्या है। क्या वाकई में जो निर्माण था वो अवैध था या फिर वो गलत निर्माण था जिसकी वजह से म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के तहत ये एक्शन लिया गया, और या फिर महज सिर्फ इसलिए कि किसी के खिलाफ आरोप था, वो अल्पसंख्यक व्यक्ति है और ऐसी स्थिति में उसके घर के पर बुलडोजर एक्शन किया गया। तो ये सारे पहलू जो है सुप्रीम कोर्ट गौर करेगा और आज उसने स्पष्ट भी कर दिया कि महज इस आधार पर कि कोई व्यक्ति आरोपी है और उसके खिलाफ कोई मुकदमा चल रहा है आपराधिक, तो ऐसी स्थिति में उसके खिलाफ बुलडोजर एक्शन नहीं लिया जा सकता। और सॉलिसिटर जनरल ने भी ये जरूर स्पष्ट किया कि महज आपराधिक आरोपी होने के आधार पर उस किसी भी व्यक्ति के घर पर बुलडोजर नहीं चलाया जा सकता, ये स्थिति स्पष्ट है। हालांकि उन्होंने ये जरूर कहा कि
चूंकि आरोपियों के जो भवन थे वो अवैध थे, तो ऐसी स्थिति में बुलडोजर की कार्रवाई की गई। अब देखना यह है कि अगले सोमवार को जब सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर सुनवाई करेगा तब फिर उसका रुख क्या रहता है, चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने आज ये स्पष्ट कर दिया है कि वो इस मामले में दिशा निर्देश जारी करेगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया पीयूष आपका इस ताजा जानकारी और अपडेट के लिए। दिशा निर्देश राज्य सरकारों को बुलडोजर एक्शन को लेकर जारी किए जाएंगे, ये सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल क्लियर कर दिया है। जमीयत उलेमा हिंद ने ये मांग रखी थी कि बुलडोजर एक्शन पर रोक लगे। सोमवार को अगली सुनवाई है इस मामले की। चलिए आगे बढ़ते हैं और आज की एक और बड़ी खबर। आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान को गिरफ्तार कर लिया गया है। 5 घंटे की पूछताछ के बाद ईडी ने गिरफ्तार कर लिया। दिल्ली वक्फ बोर्ड घोटाले में अमानतुल्लाह खान की गिरफ्तारी हुई है। इस केस में जो वित्तीय अनियमितताएं हैं यानी मनी लॉन्ड्रिंग के केस में ये गिरफ्तारी हुई है। दिल्ली वक्फ बोर्ड के मामले में आज सुबह सुबह ईडी की टीम छापेमारी करने पहुंची अमानतुल्लाह खान के घर पर और फिर पूछताछ की गई। कई घंटों की पूछताछ के बाद अपने साथ लेकर अब ईडी की टीम जा चुकी है। तो अमानतुल्लाह खान की गिरफ्तारी हो चुकी है और बताया जा रहा है ईडी अपने साथ लेकर अब ईडी दफ्तर लेकर जाएगी। ईडी दफ्तर से ही जितेंद्र हमारे साथ हमें ज्वाइन कर रहे हैं और जिस तरह के आरोप हैं अमानतुल्लाह खान पर, ये आरोप भी हम आपको दिखा रहे हैं। जितेंद्र, क्या जानकारी मिल रही है? क्या ईडी की टीम यहाँ पर लेकर पहुंच रही है अमानतुल्लाह खान को? जी बिल्कुल, देखिए अब से कुछ देर बाद अमानतुल्लाह खान को इसी ईडी हेडक्वार्टर लाया जाएगा। तस्वीरें में एक बार दिखाना चाहूँगा आपको। देखिए किस तरीके से बड़ी संख्या में पैरामिलिट्री फोर्सेस के साथ साथ जो दिल्ली पुलिस के जवान हैं वो आपको दिखाई देंगे और यहाँ पर बाकायदा बैरिकेटिंग कर दी गई है। उम्मीद है कि अब से कुछ देर बाद जो ईडी की टीम है वो अमानतुल्लाह को इसी ईडी हेडक्वार्टर लेकर पहुँचेगी। सुबह तकरीबन 6 बजे ईडी की जो टीम है वो अमानतुल्लाह खान के घर पहुँची थी, जिसकी जानकारी अमानतुल्लाह खान ने खुद ट्वीट कर दी। इसके अलावा ईडी की टीम को तकरीबन 1 घंटे तक अमानतुल्लाह खान के घर के बाहर इंतजार करना पड़ा क्योंकि अमानत ने दरवाजा नहीं खोला था। और उसके बाद जब बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची, अमानत के घर पर पहुंची, उसके बाद ईडी की टीम ने घर के अंदर एंट्री की। तकरीबन 5 घंटे तक सर्च ऑपरेशन किया गया, घर में अमानत से पूछताछ की गई और जब वक्फ बोर्ड घोटाले को लेकर किए गए सवालों पर ईडी संतुष्ट नहीं थी तो उसके बाद फिलहाल अमानत की इस केस के अंदर गिरफ्तारी कर ली गई है। अमानत पर वक्फ बोर्ड घोटाले का आरोप है और घोटाले में 2 तरीके के आरोप लगे। एक तो उन 32 नियुक्तियों के ऊपर लगे जो कि तमाम अनियमितता को बरतते हुए की गई और दूसरा जो आरोप है वो आरोप है दरअसल जिस तरीके से जो वक्फ बोर्ड की ज़मीन थी उसको दरअसल किराए पर चढ़ा दिया गया था और वो किराया भी बाकायदा अमानत के द्वारा ही वसूला जा रहा था। इसके अलावा जिस वक्त एसीबी ने इसमें मुकदमा दर्ज किया था सबसे पहले 2022 में, उस दौरान बाकायदा रेड्स की गई थी और उन रेड्स के दौरान बाकायदा एक डायरी बरामद हुई थी। उस डायरी के अंदर तकरीबन 8.5 करोड़ रुपए का लेन देन था, कुछ ज़मीनों के बारे में जिक्र की गई थी। तो लिहाजा ईडी ने पीएमएलए का मुकदमा दर्ज कर इसमें अपनी तफ्तीश शुरू की थी। ईडी सितंबर में भी अमानत से पूछताछ कर चुकी है। इस केस को लेकर तकरीबन 13 घंटे तक ये पूछताछ की गई थी और उस दौरान भी ईडी की जो टीम थी वो अमानत के जवाबों से पूरे तरीके से संतुष्ट नहीं थी। आज एक बार फिर ईडी की टीम अमानत के घर पर पहुंची थी। तमाम दस्तावेज अमानत को दिखाए गए लेकिन जब स्पष्ट जवाब नहीं दिया गया। इसके अलावा सर्चिज में अमानत के घर से जो कागजात बरामद किए गए, जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज वहां से जब्त की गई, उसके बाद अमानत की गिरफ्तारी कर ली गई है और अब से कुछ देर बाद अमानत को इस मामले में ईडी गिरफ्तार कर इसी ईडी हेडक्वार्टर लेकर पहुंचेगी जहां आगे की पूछताछ अमानत से की जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद जितेंद्र आपका जानकारी देने के लिए। जितेंद्र महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे थे कि कुछ ही देर में ईडी लेकर पहुंच रही है ईडी दफ्तर में और फिर आगे की पूछताछ इस केस से जुड़ी हुई सामने आएगी। और वहीं जब अमानतुल्लाह खान को ईडी अपने साथ लेकर जा रही थी वहां पर टीवी9 संवाददाता शालिनी वाजपेयी मौजूद थी। देखिए उनकी रिपोर्ट। आम आदमी पार्टी विधायक अमानतुल्लाह खान को लेकर ईडी की टीम निकल रही है और तस्वीरें देखिए उनके घर से अमानतुल्लाह खान को लेकर ईडी की टीम निकल रही। सुबह 6 बजे यहाँ पर ईडी की टीम पहुंची थी और अब 12:19 पर टीम यहाँ से निकल रही है। तस्वीरें देखिए उनके घर से, ओखला में जो उनका घर है वहाँ पर ईडी की टीम ने छापेमारी की और फिर अब यहाँ से लेकर उनको निकली टीम। यहाँ से देखिए तस्वीरें साफ आप देख सकते हैं ईडी की टीम किस तरह से उनको लेकर जा रही है। कैमरा पर्सन कपिल के साथ में शालिनी वाजपेयी, टीवी9 बात बस।
और वहीं दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा है कि जांच एजेंसियां गड़े हुए मुर्दे निकाल रही हैं। बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी अपराधियों से घिरी हुई पार्टी है। अब वही मामला, वही सड़ा गड़ा मामला जो है उसको सीबीआई से जांच कराई साहब। सीबीआई ने भी जांच कर ली, सीबीआई ने भी चार्जशीट दे दी, पूछताछ कर ली, सब कुछ कर लिया। वहां भी साफ है कि कहीं पे एक आरोप ये नहीं है कि अमानतुल्लाह खान साहब ने किसी से पैसे लेके, रिश्वत लेके किसी को नौकरी दी हो। इरेगुलरिटी हो सकती है, कई भर्तियों के अंदर इरेगुलरिटी होती है। देखिए, आम आदमी पार्टी टोटल का टोटल अपराधियों से घिरा हुआ है, जिसका मुख्यमंत्री जेल में, कोई पैसा घोटाला, कोई आर्म्स घोटाला, कोई रंगबाजी में। इसलिए कोई व्यक्ति कानून से बड़ा नहीं होता है। अगर अमानतुल्लाह को, वहाँ के विधायक को, अगर उसके ऊपर कोई चार्ज है तो कोर्ट में उसका फैसला होगा। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, कन्नौज रेप केस से जुड़ी बड़ी खबर है। आरोपी नवाब सिंह का डीएनए सैंपल मैच हो गया है। पुलिस को जांच रिपोर्ट मिल गई है। नवाब सिंह पर नाबालिग से रेप का आरोप है और अब पुलिस को इसकी फॉरेंसिक रिपोर्ट, जांच रिपोर्ट मिली है, जिसमें डीएनए सैंपल आरोपी का मैच हो गया है। और वहीं कन्नौज के एसपी अमित कुमार ने इस केस को लेकर क्या कहा, यह भी आपको सुनाते हैं। उक्त प्रकरण में घटनास्थल से फॉरेंसिक एविडेंसेस कलेक्ट किए गए थे, जिसे एफएसएल भेजा गया था। एफएसएल से रिपोर्ट प्राप्त हो गई है, जिसमें दुष्कर्म किए जाने की बात की पुष्टि हुई है। इसमें कन्नौज पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। तो देखिए, पुलिस का यह साफ कहना है कि एफएसएल रिपोर्ट में, फॉरेंसिक रिपोर्ट में रेप की पुष्टि हुई है। डीएनए सैंपल भी नवाब सिंह का मैच हो गया है। नवाब सिंह जो मुख्य आरोपी है, उसका क्या कहना है, सुनिए। पुलिस और यहाँ के पूंजीपति मिलके ये षड्यंत्र कर रहे हैं। अरे आप लेकर पुलिस और पूंजीपतियों के षड्यंत्र जा रही न्याय के खिलाफ लड़ते रहेंगे। और हमारे रोविंग एडिटर पंकज झा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। कन्नौज रेप केस में पंकज, ये बड़ा डेवलपमेंट हुआ है। जो मुख्य आरोपी है नवाब सिंह, उसका डीएनए सैंपल भी मैच हो गया है, रेप की पुष्टि भी हो गई है, लेकिन अभी भी ये शख्स कह रहा है कि इसके खिलाफ साजिश हो रही है। देखिए, वो अपनी बात कहेगा भी, और ये बात उसने पहले भी कही थी नवाब सिंह ने, कि कुछ लोग उसे फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। नवाब सिंह कन्नौज में कभी सांसद डिंपल यादव का प्रतिनिधि रहा है, समाजवादी पार्टी का लोकल बड़ा नेता रहा है। और नवाब सिंह पर जो आपने देखा था कि किस तरीके से एक नाबालिग लड़की ने दुष्कर्म का आरोप लगाया था, उसी के कॉलेज में ये घटना हुई है। और उसमें इससे पहले लड़की ने, जो पीड़िता ने अपना बयान दिया था, उसके अलावा वीडियोग्राफिक एविडेंस थे। लेकिन जो डीएनए सैंपल लेकर के फॉरेंसिक लैब भेजा गया था, वहाँ से जो रिपोर्ट आई, जैसा खुद वहाँ के एसपी बता रहे थे, वो रिपोर्ट मैच कर गया है। यानी कि डीएनए सैंपल दोनों का, यानी पीड़िता का और आरोपी जो है नवाब सिंह, दोनों का मैच कर गया है। अब वो लाख चाहे जो भी कहे, लेकिन फॉरेंसिक एविडेंस के हिसाब से रेप की पुष्टि हो गई है। यानी कि एक बहुत बड़ी बात है इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से कि अब उस पर रेप का जो मुकदमा है, वो एक तरीके से रेप की पुष्टि हो गई है, तो उसे सजा मिलनी तय मानी जा रही है इस एविडेंस के बाद। शुक्रिया पंकज आपका इस जानकारी के लिए। और बड़ी खबर लखनऊ से, जहां आज शिक्षक भर्ती को लेकर छात्रों ने प्रदर्शन किया है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के घर के बाहर जबरदस्त हंगामा हुआ। प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़पें भी हुई हैं। ये तस्वीरें आपको उस वक्त की दिखा रहे हैं जब प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प हो रही थी। पुलिस कंट्रोल कराने की कोशिश कर रही थी, काबू में करने की कोशिश कर रही थी। शिक्षक भर्ती के मामले में ये जबरदस्त प्रदर्शन हुआ है आज लखनऊ में। और हमारे रोविंग एडिटर पंकज झा की एक रिपोर्ट दिखाते हैं। 69,000 टीचर भर्ती वाले लोग जो हैं, वो स्टूडेंट यहाँ पर बैठे हुए हैं धरने पर,
और ये लगातार हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट के लखनऊ बेंच के फैसले के बाद भी ये लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। आज ये डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से मिलना चाहते हैं। इन लोगों की जो अलग अलग मांगे भी हैं, फैसला इनके हक में आया है, लेकिन चूंकि मामला दूसरे पक्ष के यानी जनरल कैटेगरी के लोग सुप्रीम कोर्ट चले गए हैं, इसीलिए ये लोग यहाँ इस वजह से आए हैं कि ये लोग चाहते हैं कि इन हाई कोर्ट के फैसले के बाद उन्हें नौकरी देनी है, उसका एक शेड्यूल जारी किया जाए। क्या मांग है? जब आप लोग को हाई कोर्ट का फैसला आ गया तो इतनी पेशेंस क्यों नहीं? देखिए सर, हमें इन अधिकारियों पे अभी भी भरोसा नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2022 में 5 जनवरी को लिस्ट जारी करवा दी थी और कहा था कि इनको न्याय दे दो, लेकिन इन अधिकारियों ने हीला हवाली करके कोर्ट में फिर मामला फंसा दिया था। इसलिए हमें आज भी भरोसा नहीं है इन पर। कोर्ट का आदेश आ चुका है। आज यहाँ क्या करने आए हैं? हम यहाँ पे केशव प्रसाद जी माननीय उप मुख्यमंत्री जी के आए, जो हमारे पिछड़े समाज से हैं, ये हमारे समाज का ठेकेदार बनने का जो काम है, जो ठेका लिए हैं सब पिछड़े समाज का, तो हमारा काम करवाएं, वरना अपने पद से इस्तीफा दे दीजिए। दलित पिछड़े अगर इस सरकार में उनको न्याय नहीं, तुरंत न्याय नहीं मिलता है, जल्दी न्याय नहीं मिलता है, 2-2 4-4 साल लग जाता है। ये वजह केशव प्रसाद मौर्य हों, अनुप्रिया पटेल हों, संजय निषाद हो या ओम प्रकाश राजभर हैं, जो दलित पिछड़े समाज के जो नेता हैं बीजेपी के, विपक्ष के साथ साथ इस मामले को उठाते रहे। इसीलिए ये जो बच्चे यहाँ पर आए हुए हैं, यहाँ पर लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, वो आज चाहते हैं कि केशव प्रसाद मौर्य से मिले और इस बात की गारंटी मिले उन्हें कि कम से कम एक शेड्यूल जारी हो जाए कि उनको नियुक्ति पत्र कब मिलेगा। पुलिस ने भी यहाँ तगड़ा इंतजाम कर रखा है, अतिरिक्त पुलिस फोर्स यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, क्योंकि कई बार ऐसे हुए हैं बीते दिनों में जब इस तरह के धरने प्रदर्शन में लाठियाँ भी चलानी पड़ी है पुलिस को। तो एहतियातन पुलिस फोर्स भी बुला ली गई है ताकि कोई ऐसी स्थिति ना आए और धरना प्रदर्शन 69,000 टीचर में जो शामिल हुए थे परीक्षा में, उनका अब भी जारी है इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के बाद भी। कैमरामैन दुर्गेश के साथ पंकज झा, TV9 भारतवर्ष। और देखिए, इस बीच एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। सुप्रीम कोर्ट से विजय नायर को जमानत मिली है। ये इस वक्त की बहुत बड़ी जानकारी। आपको बता दें कि दिल्ली के कथित शराब घोटाले मामले में गिरफ्तारी की हुई थी और उसके बाद ये बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट से विजय नायर को जमानत मिली है। पीयूष पांडे इस वक्त हमारे साथ जुड़े पूरी जानकारी के साथ। पीयूष, एक बहुत ही अहम नाम निकलकर विजय नायर का सामने आया था इस पूरे मामले में, अब जमानत, क्या पूरी जानकारी? जी करुणा, देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में स्पष्ट तौर पर कहा है कि जितनी सजा है ना, उससे पहले जब तक ट्रायल कंप्लीट होगा, तो अगर इतनी लंबी अवधि तक जेल में रखा जाएगा तो ये उचित नहीं होगा। और पिछले 23 माह से वो जेल में है, तो ऐसी स्थिति में जबकि मनीष सिसोदिया और के कविता को जमानत दी गई है और उसका आधार ये रखा गया है कि बेल देना नियम है, जबकि जेल में रखना अपवाद है। तो ऐसी स्थिति में जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है पूर्व में, उसको ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में विजय नायर को जमानत दे दी है और नियम और शर्तें वही रहेंगी जो के कविता मामले में और सिसोदिया मामले में रखी गई थी सुप्रीम कोर्ट की ओर से। वो किसी भी गवाह को प्रभावित नहीं करेंगे, साथ ही किसी भी साक्ष्य के मामले में वो छेड़छाड़ नहीं करेंगे और इसके साथ ही पासपोर्ट वो अपना जमा कर देंगे। और एक और कंडीशन है जिसको वो पूरी तरह से निभाएंगे कि किसी भी तरह से वो अपने ट्रायल के मामले में जो भी संबंधित पक्ष हैं और या फिर जो साक्ष्य हैं उनको किसी भी तरह से प्रभावित करने की कोशिश नहीं करेंगे और बेल बॉन्ड उन्हें उसी तरह से भरना होगा जैसे के कविता और मनीष सिसोदिया की ओर से 10 लाख रुपए का भरा गया था। जी, तो ये आधार सामने रखा गया है कि अंडर ट्रायल को काफी लंबे समय तक जेल में नहीं रखा जा सकता और 23 महीने के बाद आखिरकार जो जमानत है वो विजय नायर को मिली है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। जम्मू में आर्मी बेस पर फायरिंग हुई है। सुजवा मिलिट्री बेस पर फायरिंग की खबर आई। बेस के बाहर से फायरिंग की गई। आतंकियों की फायरिंग में एक जवान जख्मी हो गया। सुजवा बेस के इलाके में इस वक्त सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। जम्मू के सुजवा मिलिट्री बेस पर आतंकियों की फायरिंग की खबर सामने आई है। हमारे संवाददाता अंकित भट्ट की एक ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। जम्मू के सुंजवा आर्मी कैंप पर आतंकियों की तरफ से फायरिंग की गई है। इस फायरिंग में सेना का एक जवान घायल बताया जा रहा है। ये सुंजवा आर्मी कैंप जो है ये जम्मू के आउटस्कर्ट्स में पड़ता है और आप तस्वीरों में देखिए
कि किस तरीके से जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ सीआरपीएफ के जवान जो है वो पूरे इलाके में अब यहाँ पर कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं ताकि जल्द से जल्द आतंकियों की धरपकड़ की जा सके। सामने अगर आप देखें तो ये वही इलाका है, ये वहीं पर आर्मी कैंप बेस है जहां पर आतंकियों की तरफ से बाहर से फायरिंग की गई। हालांकि भारतीय सेना के जवानों ने भी रिटेलिएशन फायर किया और उसके बाद जम्मू कश्मीर पुलिस मौके पे पहुंचती है। सीआरपीएफ के जवान जो है वो यहां पर मौके पे पहुंचते हैं ताकि जल्द से जल्द उन आतंकियों की धरपकड़ की जा सके जिन्होंने इस कायराना हरकत को अंजाम दिया है। 2018 में आतंकियों की तरफ से इसी सुंजवा आर्मी बेस कैंप पर हमला किया गया था। वहीं आज एक बार फिर आतंकियों की तरफ से प्रयास किया गया कि इस आर्मी बेस कैंप पर फायरिंग की जाए और आतंकियों की तरफ से बाहर से ही फायरिंग जो है वो की है। लेकिन आप तस्वीरों में देखिए, अब जो मैसिव सर्च ऑपरेशन है वो लॉन्च यहाँ पर किया गया है। पूरे ये जम्मू से श्रीनगर को नेशनल हाईवे जोड़ता है और इसको पूरी तरीके से फिलहाल यातायात के लिए बंद कर दिया गया है। ये वही इलाका है जहां पर लगातार जम्मू कश्मीर पुलिस, भारतीय सेना, सीआरपीएफ कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन चला रही है ताकि जल्द से जल्द आतंकियों की धरपकड़ की जा सके। तस्वीरों में आप साफ तौर पे देखिए, जम्मू कश्मीर पुलिस के टॉप ऑफिशियल जो हैं वो भी यहाँ पर मौके पे पहुँचे हैं और पूरे इलाके में यहाँ पर घेराबंदी जो है वो सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ की तरफ से की गई है ताकि आतंकी इस इलाके से किसी भी तरीके से भाग ना सके। 2018 के बाद ये आतंकियों की तरफ से दूसरा बड़ा हमला माना जा सकता है क्योंकि आने वाले टाइम पे विधानसभा के चुनाव भी हैं और ऐसे में आतंकी ये चाहते हैं कि एक प्रेजेंस जो है वो यहाँ पर दिखाई जा सके। आज सुबह ही आतंकियों की तरफ से सेना के इस शिविर पर फायरिंग की गई। हालांकि सेना ने जो रिटेलिएशन फायर है वो भी किया। सेना का एक जवान जो है वो इंजर्ड बताया जा रहा है जिसका इस वक्त उपचार चल रहा है। जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ जो है वो लगातार यहाँ पर तैनात की गई है ताकि जल्द से जल्द आतंकियों की धरपकड़ की जा सके। कैमरा पर्सन अनुदीप शर्मा के साथ अंकित भट्ट, TV9 भारतवर्ष के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं। पूर्व अरब सागर में उठे चक्रवात असना का असर तेलंगाना पर दिखाई पड़ रहा है। रविवार सुबह से तेलंगाना के कई इलाकों में भारी बारिश हो रही है। तेलंगाना में कई जगहों पर रेलवे ट्रैक पर पानी भर गया है। कई जगह रेलवे ट्रैक धंस गए हैं और इसके चलते ट्रेनों का संचालन प्रभावित हो गया है। रेलवे ने कई ट्रेनों को रद्द कर दिया है तो कई ट्रेनों के मार्ग बदल दिए गए हैं। केसामुद्रम और महबूबाबाद के बीच रेलवे ट्रैक जलमग्न हो गया है। विजयवाड़ा से वारंगल, वारंगल से विजयवाड़ा और दिल्ली से विजयवाड़ा जाने वाली सभी ट्रेनों को रोक दिया गया है। इसके अलावा कई स्थानों पर भारी बारिश और रेलवे ट्रैक पर जल भराव के कारण 6 ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं, जबकि 9 ट्रेनों का मार्ग बदल दिया गया है। भारी बारिश के बाद कुछ जिलों में नाले उफान पर हैं। गांव के बीच सड़क संपर्क टूट गया है। हैदराबाद में रात भर से जारी बारिश के कारण कई हिस्सों में जलभराव हो गया है। अब देखिए ये तस्वीर। ये वो मुसाफिर हैं जो बस से यात्रा कर रहे थे। सड़क धंसने की वजह से बस आगे नहीं जा पा रही है। मजबूरन लोगों को सड़क पर सोना पड़ रहा है। कई जगहों पर तो काफी लंबा ट्रैफिक जाम भी देखने को मिल रहा है। और वहीं तेलंगाना के खम्मम से बाढ़ बारिश की डरा देने वाली तस्वीरें सामने आई है। यहां पर हर तरफ जल सैलाब नजर आ रहा है। नदी में उफान, हाईवे तक जल सैलाब, सड़कें टूट चुकी हैं, लोगों के घरों तक पानी का पहरा, उफान पर नदी नाले। दरअसल तेलंगाना में भारी बारिश के कारण कई झीलें और जलाशय उफान पर हैं और तटबंध टूट गए हैं, जिससे लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मुन्नेरू नदी उफान पर है और खम्मम की कई कॉलोनियों में पानी भर गया है। सड़कों का क्या हाल है इसका अंदाजा आप इन तस्वीरों से लगा सकते हैं। खम्मम का सड़क संपर्क पूरी तरह से टूट चुका है। कई निचले इलाके बारिश के पानी में डूब गए हैं। लोगों को सरकार द्वारा बनाए गए विशेष राहत शिविरों में भेजा गया है। बारिश ज्यादा आया, उन पाप वो 7 घंटे ऊपर गवर्नमेंट को पूछा, वो नहीं रिस्पांस नहीं है। अच्छा, अधिकारी यहाँ पर आए थे? कोई आए हैं, पुलिस वाला आया है, एनडीएफ सिब्बंदी आया है, रिस्क टीम आया, बट उसका नहीं बचाया। कितने लोगों की मौत हुई है? 3 लोग हैं। कितने घंटे घर के ऊपर थे वो लोग? 6-7 घंटे में है। 6-7 घंटे।
और आंध्र प्रदेश में भी बारिश का कहर जारी है। विजयवाड़ा समेत कई हिस्सों में लगातार बारिश हो रही है। बारिश की वजह से बाढ़ के हालात गंभीर हो गए। तस्वीरों से ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि आंध्र प्रदेश के कई हिस्सों में किस कदर मुसीबत की बारिश हो रही है। सड़कों पर नाव चल रही है, एसडीआरएफ की टीम बोट के साथ नजर आ रही है। और सिर्फ इतना ही नहीं, हाईवे पर भी पानी का कहर देखा जा रहा है। गाड़ियां आगे नहीं बढ़ पा रही, लंबा ट्रैफिक जाम लग गया है। वहीं रिहायशी इलाकों में कई कारें पानी में डूबी नजर आ रही हैं। लोगों के घरों तक पानी ने दस्तक दे दी है। इस ड्रोन तस्वीर से तबाही के मंजर का अंदाजा लगाया जा सकता है। आंध्र प्रदेश में भी भारी बारिश की वजह से रेल यातायात बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। कई ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं। दरअसल विजयवाड़ा के अलावा मछलीपट्टनम में भी 18 सेंटीमीटर बारिश हुई है। वहीं गुड़ीवाड़ा में 17 सेंटीमीटर, कैकालूरू में 15 सेंटीमीटर, नरसापुरम में 14 सेंटीमीटर, अमरावती में 13 सेंटीमीटर बारिश दर्ज की गई है। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें लगातार बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव का कार्य चला रही हैं। और महाराष्ट्र के कई इलाकों में एक बार फिर से जोरदार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से नुकसान की भी खबरें सामने आ रही हैं। तस्वीरों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि कैसे एक छोटी सी लापरवाही भारी पड़ जाती है। पानी पुल के ऊपर से गुजर रहा है, पुल पर उफान है, लेकिन इस बुजुर्ग ने पानी के सैलाब को चुनौती देने की सोच रखी है। पानी पार करने की कोशिश में संतुलन बिगड़ता है और पानी की तेज धारा में बह जाता है। हालांकि मौके पर मौजूद लोगों ने हिम्मत दिखाई। कुछ लोग पानी के तेज बहाव के बीच उतर पड़े। करीब आधा किलोमीटर दूर बुजुर्ग को पानी से निकाल लिया गया। दरअसल महाराष्ट्र के वाशिम इलाके में कल से ही तेज बारिश हो रही है और इसकी वजह से नदी नाले उफान पर है। वहीं महाराष्ट्र की बीड़ में भी लगातार भारी बारिश हो रही है। लगातार बारिश की वजह से बीड़ में बिंदुसार नदी उफान पर है। नदी किनारे इलाकों में स्थिति बाढ़ जैसी हो गई है। मौसम विभाग के मुताबिक आज यानी कि 2 सितंबर को महाराष्ट्र के विदर्भ इलाके में भी अलग अलग जगहों पर भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने विदर्भ में 12 सेंटीमीटर से लेकर 20 सेंटीमीटर तक बारिश होने की संभावना जताई है। और वहीं गुजरात में इस वक्त बाढ़ से हालात काफी ज्यादा खराब है। पिछले 30 सालों में इतनी भयंकर बाढ़ राज्य में पहली बार आई है। कई लोगों की जान अभी तक जा चुकी है। 2 दिन की राहत के बाद एक बार फिर से गांधीनगर में बारिश दर्ज की गई। हालांकि बारिश के बाद लोगों को ज्यादा परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा, लेकिन गुजरात के अलग अलग हिस्सों में बारिश ने जिस तरह से तबाही मचाई है उससे हर कोई सहमा हुआ है। लोगों में बारिश की दहशत है। दरअसल गुजरात में भारी बारिश और बाढ़ से जनजीवन बेहाल हो गया है। वडोदरा, मोरबी, जामनगर और पोरबंदर जैसे जिलों में हालात खराब हैं और बचाव अभियान लगातार जारी है। हालांकि कुछ इलाकों में पानी घट भी रहा है। वडोदरा उनमें से एक है, लेकिन बचाव कर्मी अभी भी मुस्तैद हैं। साथ ही प्रशासन के सामने सबसे बड़ी चुनौती महामारी रोकने की है। पानी उतरने के साथ ही महामारी फैलने का खतरा बढ़ गया है, जिसको देखते हुए सतर्कता बरती जा रही है। मेडिकल कैंप्स भी लगाए गए हैं। खास करके पहले तो गंदगी हटानी चाहिए, जो कचरे का ढेर लगा है वो हटाना चाहिए, पानी का निकाल होना चाहिए, साथ में दवाई का छिड़काव होना चाहिए, सफाई सेवकों को टाइम से सफाई करवानी चाहिए। और ये पानी गटर वाला इसलिए था क्योंकि कॉरपोरेशन ने ये सब गटर ये रेन वाटर चैनल में और विश्वामित्री में जोड़ दिए। और इस वक्त की बड़ी खबर, अहम खबर आपको बता दें, जातीय जनगणना को लेकर आरएसएस का बड़ा बयान आया है। संघ ने कहा कि जातीय जनगणना चुनाव प्रचार का राजनीतिक हथियार न बने। संघ की तरफ से कहा गया है कि जातीय जनगणना एक संवेदनशील विषय है। जातीय जनगणना पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, चुनावी राजनीति का इसे हिस्सा न बनाया जाए। ये पक्ष है जातीय जनगणना पर आरएसएस का। जी बोलिए सर, जातीय जनगणना एक बहुत बड़ा इशू है और उसको लेकर संघ भी चिंतित है। इस पर कोई चर्चा या बातचीत? आई थिंक एज RSS we have already commented on this issue. See, as our society, Hindu society, we have the sensitive issue of our caste and caste relations. That is a very sensitive issue. So, and of course it is an important issue of our national unity and integrity. So it should be dealt very seriously, not just on the basis of electioning or election practices.
or politics. So I think, as RSS think, yes, definitely for all welfare activities, particularly addressing to the particular community or caste which is lagging behind, and so which is the special attention is needed to some communities and caste. So for that, if sometimes government needs the numbers, it is a very well practiced. So government needs the numbers, it takes, earlier also it has taken, so it can take it, no problem. But it should be only to address the welfare of those communities and caste. It should not be used as a political tool for electioneering. And so we put the caution line for everyone. और हमारे साथ इस वक्त हमारे पॉलिटिकल एडिटर आमोद राय केरल से जुड़ चुके हैं, जिन्होंने सुनील आम्बेकर से यह सवाल किया था और उसके जवाब में ही संघ का यह बहुत महत्वपूर्ण बयान सामने आया है। आमोद, इस बयान का क्या मतलब निकाला जाए? क्या यह कहा जा सकता है कि आरएसएस भी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी जातीय जनगणना के पक्ष में है कि सरकार कल्याणकारी योजनाएं अगर पिछड़े वर्ग के लिए लागू करना चाहती है तो करा सकती है जातीय जनगणना, लेकिन इसका चुनावी राजनीति में इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, इसे एक चुनावी मुद्दा नहीं बनाना चाहिए, ये कहा गया है क्या? देखिए संघ का उसको लेकर जातीय जनगणना है, उसको लेकर इसके जिस तरह से बातें की जा रही हैं, राजनीति की जा रही है, वो नहीं होना चाहिए। लोगों की बेहतरी के लिए अगर सर्वे करना है, किसी सरकार को किसी विशेष जाति के बारे में जानकारी लेना है, उसके डेवलपमेंट के लिए लेना है, उसके विकास के लिए लेना है तो लेनी चाहिए, उसमें अच्छाई के लिए लेना है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसको लेकर किसी भी तरह से राजनीतिकरण करना या चुनाव जीतने के लिए लक्ष्य बनाकर काम करना ये ठीक नहीं है। और जब ये कहा गया कि आखिर क्या संघ इसको लेकर क्या सोचता है, तो इन्होंने ये कहा कि इसको लेकर हम एक जन जागरण अभियान भी चलाएंगे, समरसता का अभियान। समाज में किसी तरह से संघ की चिंता समीर इस बात को लेकर है कि हिंदू वोट बैंक को बांटने की कोशिश के तहत ये एक नया इशू लाया गया है और इससे हिंदू समाज कमज़ोर होगा। आपने देखा होगा कि जिस तरह से संघ के पीछे हिंदू समाज एक तरह से चल रहा था, पिछले 10 साल से बीजेपी जिस तरह से सत्ता में इसका फ़ायदा ले रही थी, उसके बाद अगर बात करें तो इस चुनाव में 2024 के चुनाव में उसके ठीक पहले जिस तरह से जातीय जनगणना के आड़ में मुद्दों को उठाया गया, जातीय ध्रुवीकरण करने की कोशिश की गई, उसको लेकर बीजेपी को नुकसान भी हुआ है। संघ की पकड़ कहीं ना कहीं जमीन पर कमज़ोर होती नज़र आ रही है, क्योंकि संघ को मालूम है कि जैसे ही देश में जातीय विखंडन होगा तो उसका जो कॉज है, उसका जो अपना कारण है, वो कमज़ोर होगा। और जिस तरह की बात वो सोचती है और जिस तरह की एक पहल वो करती है कि पूरा हिंदू समाज इंटैक्ट होकर एक साथ खड़ा दिखे हर विषय पे, और वो पर्पस उसका पूरा नहीं होगा। नहीं तो यानी इसका मतलब आमोद यही हुआ ना कि कल्याणकारी योजनाएं अगर सरकार लागू करना चाहती है खास वर्ग के लिए, जाति की विशेष के लोगों के लिए, तो फिर जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनके नंबर्स जुटाए जा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, संघ के स्टेटमेंट में साफ तौर पे ये कहा गया है। अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख ने जिस तरह से कहा, उन्होंने कहा कि जो सर्वे है या जनगणना जुटाने की जो कोशिश है या किसी की भलाई के लिए, जो पिछड़ा समाज का पिछड़ा हिस्सा है, जो दबा हुआ हिस्सा है, उसके बेहतरी के लिए अगर काम करना है, सरकार नंबर्स लेना चाहती है तो करे, उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन अगर जातीय जनगणना इसलिए मांग किया जा रहा है कि उससे लोगों को आपस में बांटा जाए, उसको वोट का आधार बनाकर आगे राजनीति की जाए, और जिस तरह से मंडल कमंडल के जमाने में समाज बटा था उस तरह की फिर से नहीं। लेकिन आमोद इस मामले को लेकर देखिए राजनीति तो हो ही रही है। जातीय जनगणना को एक बड़ा मुद्दा ऑपोजिशन ने बनाया हुआ है, इससे कहीं कोई इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन विपक्ष की तरफ से भी यही कहा जा रहा है कि भाई नंबर्स काउंट करने जरूरी हैं, तभी तो उनके लिए अलग तरह की योजनाएं, अलग तरह की जो कल्याणकारी योजनाएं हैं वो लागू की जा सकेंगी। तो क्या उस मांग के साथ है संघ?
संघ का जो साफ साफ कहना है कि इसका इस्तेमाल राजनीतिक तौर पे नहीं हो और इसमें अगर किसी जाति के बेहतरी के लिए उसके विकास के लिए ज़रूरत है तो नंबर्स जुटाए जाने चाहिए। तो इस पर मैं एक तरह से देखूं, अगर समग्रता में बात की जाए तो संघ इस बात को बहुत टेक्निकली लेकर चल रहा है और वो इस बात को समझ रहा है कि बहुत ही सेंसिटिव इशू है, इस पर कुछ भी बोलना खतरे से खाली नहीं है, लिहाजा वो खुलकर कुछ नहीं बोल रहा है। लेकिन ये जरूर किसी न किसी तरह से वो जताना चाह रहा है कि इसका इस्तेमाल पॉलिटिकली नहीं हो। अगर किसी की बेहतरी के लिए जाति नंबर जुटाने हैं, सर्वे करने हैं तो आप कर सकते हैं। और उसके अलावा अगर इसको समग्रता में अगर आप देखें तो जातीय जनगणना कराने के पक्ष में संघ खुलकर नहीं सामने आना चाह रहा है, लेकिन उसको मनाही भी नहीं करना चाहता है किसी भी तरह से। समीर, बिल्कुल, लेकिन समाज के पिछड़े वर्ग की बेहतरी के लिए अगर सरकार चाहे तो नंबर जुटा सकती है, मतलब उनकी काउंटिंग की जा सकती है, उनकी गणना की जा सकती है। इस पक्ष में तो संघ साफ तौर पर नजर आता है आमोद, लेकिन साथ ही साथ यह भी कहा गया है कि इस मुद्दे का इस्तेमाल चुनावी राजनीति के लिए नहीं होना चाहिए, इसे चुनावी मुद्दे के तौर पर, राजनीतिक हथियार के तौर पर इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आमोद, ये क्लैरिटी हमें देने के लिए, शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान के शिक्षा मंत्री उन किताबों को जलाने की बात कह रहे हैं जिसमें अकबर को महान बताया गया है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने इसके पीछे क्या दलील दी है, देखिए इस रिपोर्ट में। हमने सब किताबें देख ली हैं, अभी तक नहीं है, यदि कोई होगा तो पूरी किताब को जला देंगे। यह है राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर। दिलावर उन किताबों को जलाने की बात कर रहे हैं जिनमें मुगल शासक अकबर को महान बताया गया है। अकबर को महान बताना महान मूर्खता थी। ये मेवाड़ का अपमान, राजस्थान का अपमान और भामाशाह का अपमान और अपमान आन बान शान के प्रतीक महाराणा प्रताप का अपमान है। महाराणा प्रताप का अपमान पूरे राजस्थान वासियों का अपमान है कि वो हमारे संरक्षक थे और जिन्होंने कभी स्वतंत्रता की बेड़ियों को स्वीकार नहीं किया था। शिक्षा मंत्री कल उदयपुर में आयोजित राज्य स्तरीय भामाशाह सम्मान समारोह में पहुंचे थे। उन्होंने अकबर की आलोचना करते हुए कहा है कि उसने सालों तक देश को लूटा। मेवाड़ के राजा महाराणा प्रताप को मुगल साम्राज्य के खिलाफ उनके रुख के लिए जाना जाता है। हल्दी घाटी के युद्ध को राजपूत इतिहास में प्रतिरोध और बहादुरी के प्रतीक के तौर पर मनाया जाता है। महाराणा प्रताप ने मुगल शासन के खिलाफ झुकने से मना कर दिया था। अकबर की मुगल सेना जीत गई, लेकिन युद्ध से मेवाड़ पर पूरी तरह से विजय नहीं हुई। खबर झारखंड से। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार आबकारी सिपाही भर्ती के दौरान अभ्यर्थियों की मौत के मामले में घिर गई है। बीजेपी ने न्यायिक जांच की मांग की है। झारखंड पुलिस के मुताबिक शारीरिक परीक्षा के दौरान 11 अभ्यर्थियों की मौत हो गई। बीजेपी ने झारखंड में आबकारी सिपाही भर्ती के दौरान अभ्यर्थियों की मौत की न्यायिक जांच की मांग की है। बीजेपी ने आरोप लगाया कि कुव्यवस्था के कारण अभ्यर्थियों की मौत हुई है। चुनाव के ठीक पहले एक शगुफा चलाने का काम इन लोगों ने प्रारंभ किया है। कोई व्यवस्था नहीं, मेडिकल का प्रॉपर केयर नहीं। इस उमस भरी गर्मी में बच्चे कैसे दौड़ेंगे, ये इसका कोई ध्यान नहीं। बच्चों की जान के साथ खिलवाड़ इस सरकार ने करना प्रारंभ किया है। वहीं कांग्रेस बीजेपी पर राजनीति करने का आरोप लगा रही है। हमें यह लगता है कि यह राजनीति का विषय नहीं है, बल्कि यह गंभीरता का विषय है, और चूंकि भारतीय जनता पार्टी गंभीर नहीं है। झारखंड पुलिस ने जानकारी साझा की है। 6 जिलों के 7 केंद्रों में कितने अभ्यर्थियों की जान गई। कुल 11 अभ्यर्थियों की जो है मृत्यु हुई है, जिसमें झारखंड जगवार कैंपस में जो बहाली परीक्षा चल रही है उसमें 1, गिरिडीह पुलिस लाइन में 2, हजारीबाग JAPTC पदमा में 2, पलामू में 4, CTC मुसाबनी में 1 और साहिबगंज में 1 अभ्यर्थी की अनफॉर्चुनेट दुर्भाग्यवश जो है मृत्यु हुई है। और हरियाणा विधानसभा चुनाव में शह और मात का खेल जारी है। आज JJP विधायक देवेंद्र बबली और गुरुग्राम जेल के पूर्व अधीक्षक सुनील सांगवान ने बीजेपी का दामन थाम लिया। तस्वीरें दिल्ली में देवेंद्र बबली और सुनील सांगवान की बीजेपी ज्वाइनिंग की है। बीजेपी मुख्यालय में पूर्व मंत्री देवेंद्र बबली और सुनील सांगवान आज बीजेपी में शामिल हुए। इन दोनों की एंट्री केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने कराई है, तो दिल्ली ऑफिस में दोनों को महासचिव अरुण सिंह और प्रभारी बिप्लब देव ने पार्टी की सदस्यता दिलाई। आप सभी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता, उनके नेतृत्व, उनके काम से प्रभावित होकर के पार्टी को ज्वाइन किए हैं।
सुनील सांगवान ने कल ही गुरुग्राम जेल अधीक्षक के पद से त्यागपत्र दिया था। उन्हें चरखी दादरी से विधानसभा सीट से बीजेपी का टिकट मिल सकता है। सुनील सांगवान पूर्व मंत्री सतपाल सांगवान के बेटे हैं। सतपाल सांगवान चरखी दादरी से 2 बार विधायक रहे हैं और उनकी इस क्षेत्र में अच्छी खासी पकड़ मानी जाती है। तो पूर्व मंत्री देवेंद्र बबली ने बीजेपी के सुभाष बराला को पिछले चुनाव में टोहाना से 50,000 से ज्यादा वोटों के अंतर से हराया था। सुभाष बराला अब राज्यसभा सांसद हैं। ऐसे में दुष्यंत चौटाला की जेजेपी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए देवेंद्र बबली को टोहाना से टिकट मिल सकता है। यानी देवेंद्र बबली अब बीजेपी उम्मीदवार के तौर पर टोहाना के रण में उतर सकते हैं। AIMIM के अध्यक्ष ओवैसी ने जर्मनी से की भारत की तुलना। जर्मनी की तरह भारत में मुसलमानों पर हमला हो रहा है, घरों और शिक्षण संस्थाओं पर चलाए जा रहे हैं बुलडोजर। हिटलर ने इसी तरह किया था यहूदियों का खात्मा, ये ओवैसी ने निशाना साधा है। आप खुद अंदाजा लगाइए कि मोदी क्या करना चाहते हैं भारत के मुसलमानों से। मैं हमेशा कह रहा हूं, लोग मेरी बात को जज्बाती कहकर उड़ा देते हैं। याद रखो, हिटलर ने भी यहूदियों का खात्मा इसी तरह से किया था। पहले उनको मारो, उनके घर छीनो, उनके घर को तोड़ दो कि तुम्हारे पास कागजात नहीं है। हिटलर की तारीख पढ़ो तुम। जब वो यहूदी लोग तालीमी इदारे बनाते तो हिटलर बोलता, तुमने यहां पर जमीन पर गवर्नमेंट की बनाया, हम इसको तोड़ते हैं बुलडोजर से। यहूदियों की जिंदगी को तंग कर दिया गया था जर्मनी में। उनके घरों पर निशान लगा दिए गए थे। और उसके बाद क्या हुआ? 60 लाख यहूदियों को हिटलर ने गैस के चेंबर में डाल दिया। तो जो तारीख जर्मनी, उस वक्त के जर्मनी में दोहराई गई थी यहूदियों से, आज हमारे वतन अजीज में मुसलमानों से दोहराई जा रही है। राजस्थान से खबर। राजस्थान लोक सेवा आयोग के पूर्व सदस्य रामूराम रायका का एक बयान काफी वायरल हो रहा है। इसमें वो अपने समाज के लोगों को बढ़ाने की बात करते हुए नजर आ रहे हैं। रामूराम रायका को राजस्थान सब इंस्पेक्टर परीक्षा 2021 के पेपर लीक केस में एसओजी ने गिरफ्तार किया है। आप लोग सुनो, क्या कम से कम हमारे जैसे लोगों को टाइम दो। छोगाराम जी ने कहा मैं अकेला हूं, छोगाराम जी जैसे बनाने वाला मैं अकेला ही हूँ। ऐसे लोगों को मैं बनाता हूँ क्योंकि मैं आरपीएससी में था और मैंने समाज के कई लोगों को इंटरव्यू में बढ़ाया है। क्या बात करते हो यार। ये वही रामूराम है जिन्हें कल एसओजी ने सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा के पेपर लीक केस में गिरफ्तार किया गया है। रामूराम रायका का ये वीडियो जोधपुर के रावण का चबूतरा में 2023 में आयोजित रायका समाज सम्मेलन का है, जहां वो भरे मन से अपने समाज के लोगों की मदद की बात कर रहे हैं। अब उनकी गिरफ्तारी के बाद उनका ये वीडियो वायरल है। आप लोग सुनो, क्या कम से कम हमारे जैसे लोगों को टाइम दो। छोगाराम जी ने कहा मैं अकेला हूँ, छोगाराम जी जैसे बनाने वाला मैं अकेला ही हूँ। ऐसे लोगों को मैं बनाता हूँ क्योंकि मैं आरपीएससी में था और मैंने समाज के कई लोगों को इंटरव्यू में बढ़ाया है। क्या बात करते हो यार। पेपर लीक केस में रायका की बेटी और बेटा समेत 5 ट्रेनी सब इंस्पेक्टरों को भी गिरफ्तार किया गया है। और राहुल गांधी ने दिल्ली में डीटीसी की बस में यात्रा का एक वीडियो जारी किया है। राहुल गांधी ने कुछ दिन पहले बस में यात्रा की थी। इस दौरान उन्होंने ड्राइवर और कंडक्टर्स के साथ बातचीत कर उनकी समस्याएं सुनी। नमस्कार ब्रदर, कैसे हो? तो अपने बारे में बताओ, बच्चे कैसे हैं, क्या हो रहा है, फैमिली कैसी है, काम कैसा होता है? मेरी ड्यूटी 12 राहुल गांधी बस में सवार हैं। बस में मौजूद कंडक्टर और ड्राइवर से मन की बात पूछ रहे हैं। उन्होंने बस कर्मचारियों की समस्या पर खुलकर बात की। जो हमारा कॉन्टेक्ट है ना सर, उसमें दिक्कत, कॉन्टेक्ट लेबर है एक तरीके से। हाँ जी। तस्वीरें राहुल गांधी के डीटीसी बस में किए गए सफर की है। अब इस सफर का पूरा वीडियो जारी किया गया है। हर साल रिन्यू होता है सर। आपका कॉन्ट्रैक्ट डीटीसी के साथ होता है या किसी बिचौले के साथ? नहीं, डीटीसी से डायरेक्ट। राहुल गांधी ने डीटीसी बस कर्मचारियों के हालात को लेकर आम आदमी पार्टी की सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि डीटीसी बस ड्राइवर भारी मन से पूछ रहे हैं कि अगर वे पक्के नागरिक हैं तो उनकी नौकरी कच्ची क्यों है। कंडक्टर से, बस ड्राइवर से बात कर रहा था, देख रहा था इनकी मतलब प्रॉब्लम क्या है, थोड़ा समझना चाह रहा था क्योंकि मैं पहले। उन्होंने कहा कि कॉन्ट्रैक्चुअल मजदूरी ने एक बड़ी जिम्मेदारी के काम को मजबूरी के मुकाम पर पहुंचा दिया है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों ही इंडिया गठबंधन का हिस्सा भी हैं। मगर ड्राइवर को क्या करना पड़ता है, कितना पैसा मिलता है, कितनी मुश्किलें हैं।